अमेरिका, इसराइल और ईरान जंग में हर गुजरते दिन के साथ शिद्दत आती जा रही है। एटमी और तवानाई तंसीबात समेत पानी के प्लांट्स पर हमले किए जा रहे हैं। तनाज़ा संगीन से संगीन तर होता जा रहा है। मशरिक़ वस्ता जंग के शोरों की लपेट में है। 5 दिनाने इनकलाब ने दावा किया कि जंग का तवाज़ुन तब्दील हो रहा है और इसराइल का फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम कमज़ोर पड़ रहा है। ईरान ने ऑपरेशन वादा सादी की 73वीं लहर हैदर का आगाज़ किया, जिससे इसराइल के कई शहर लरज़ उठे। तल अबीब, एलात, बीर सबा, डेमोना और एराद में बड़े पैमाने पर तबाही हुई। मुतादिद इमारतें मलियामेट हो गईं। 24 घंटों में 9 इसराइली शहरी हलाक हुए, 180 जख्मी हो गए। डेमोना एटमी प्लांट के करीब भी मिसाइल गिरे। डेमोना और एराद में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई और तालीमी इदारे भी बंद कर दिए गए हैं। वज़ीर आज़म नेतन्याहू को काबीना का हंगामी इजलास बुलाना पड़ गया और मशरिक़ वस्ता में अमरीकी तंसीबात भी निशाने पर हैं। ईरान ने एक और F-15 तैयारा भी मार गिराया। ईरानी वज़ीर दिफा का कहना है कि दुश्मन के मुकम्मल सरेंडर तक जंग पूरी शिद्दत से जारी रहेगी। बिल्कुल। दूसरी जानिब अमेरिका और इसराइल के भी ईरान पर हमले जारी हैं। तेहरान के मशरकी और मगरबी इलाकों में खौफनाक धमाके हुए हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। कहा कि आबनाए हुर्मुज़ ना खुली तो ईरान के बिजली घर तबाह कर देंगे। ईरान ने भी तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले की सूरत में जवाबी कार्रवाई का ऐलान किया है। जंग ना रुकने की सूरत में तेल और गैस की किल्लत और कीमतें बढ़ने का खदशा भी है। तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में तज्जियाकार मौजूद होंगे। उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आगे जो है वो सूरत हाल क्या बनती जा रही है। तो अभी हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार साहब ने। वकार साहब, आपका बेहद शुक्रिया, आपने समा के लिए वक्त निकाला। और डॉक्टर जमील अहमद खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी बेहद शुक्रिया। वकार साहब, शुरुआत आपसे करेंगे। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आपने हुर्मुज़ खुलवाने के लिए ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। ये आपके ख्याल में कितना हकीकत पसंदाना है? क्या अमेरिका इस महाज पर नई जंग का मुतहमिल हो सकता है? थैंक यू समा फॉर गिविंग मी टाइम। बेसिकली अभी जो वॉर है वो इसमें आई थिंक एंटर हो चुकी है। लॉ का मकसद ये है कि या मतलब है कि अभी देयर इज नो वे आउट, क्योंकि दोनों साइड में क्लाइम डाउन नहीं कर रही, तो देयर इज नो ऑफ रैम्प अवेलेबल कि अगर एक साइड लेट्स से पीछे हटती है। ट्रंप की अपनी प्रेस्टीज का मसला बना हुआ है, नेतन्याहू का अपना सर्वाइवल है, और एक तरफ आप कह देंगे ईरान की गवर्नमेंट रजीम के सर्वाइवल का मसला, बल्कि आई वुड से इस्लामिक रिपब्लिक के अपने सर्वाइवल का मसला। तो उस लिहाज से आई थिंक ये तीसरा हफ्ता खत्म होने को आया। आई थिंक 28 फरवरी को काउंट करें तो आज 3 हफ्ते मुकम्मल हो गए, और जो एक्सपेक्टेशन थी आई थिंक अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट की और नेतन्याहू की कि फर्स्ट वीक में कोई डिसाइसिव फेज आ जाएगी, वो नजर नहीं आ रहा। अगर आप रिस्पांस देखें, अभी ईरान ने आई थिंक 2 इंपॉर्टेंट जगहों को हिट किया है। एक डिस्प्ले था कैपेबिलिटी का जो डिगो गार्सिया में यूएस और बरतानिया का एक जॉइंट बेस है डीप इन द इंडियन ओशन, उसको टारगेट किया गया। ऑल्दो उस पर लगे नहीं, लेकिन एक कैपेबिलिटी नजर आई कि 4000 किलोमीटर तक अभी उन्होंने डिस्प्ले किया, जिसका मतलब अगर आप नॉर्थ वेस्ट ईरान में रखें प्रकार और एक आंख लगाएं तो इसका हाफ ऑफ यूरोप, इटली से लेके जर्मनी, फ्रांस अब इसकी लपेट में आ सकते हैं। दे हैव एसेट्स इन मेडिटेरेनियन सी, वेस्ट के जो है नेटो के हैं, साइप्रस का एक बहुत बड़ा बेस है। तो इसका मतलब वॉर भी एशिया से एक्सटेंड हो जाएगी यूरोप की तरफ अगर ऐसी चीजें चलती हैं, बिकॉज ईरान की जो मिसाइल कैपेबिलिटी है और आई थिंक इट इज लाइक 45,000 एसेट्स अभी अवेलेबल है, एक कैलकुलेशन है, और उसमें 7-8 अंडरग्राउंड सिटीज हैं। सो फार दे हैव बीन एबल टू नॉट ओनली स्ट्राइक लीथली बट आल्सो एक्सटेंड द रेंज। दूसरा अटैक था डेमोना न्यूक्लियर पावर फैसिलिटी पे। एक्चुअली तो इस न्यूक्लियर टेस्ट फैसिलिटी है इसराइल की, समझ लें इट्स इक्वल टू जिस भारत के न्यूक्लियर एसेट्स हैं या पाकिस्तान के हैं तो होता है, इसके बराबर आप कह सकते हैं। और उसको स्ट्राइक किया जाना, वहाँ पे साइंटिस्ट के मरने की इतलात भी हैं और उनकी सिक्योरिटी बाकी ठीक है। इसराइल ने और आई थिंक इंटरनेशनल मीडिया ने बड़ा उसको आप कहने खबर को दबा के रखा हुआ है, बट इसराइल इज अंडर लॉट ऑफ प्रेशर। और मेरे ख्याल में अभी जो स्ट्रेटजी है, बिकॉज मैसेजिंग भी गल्फ की तरफ से और इस्लामी ममालिक की तरफ से कि आप फोकस करना तो आप करें फिर इन पे, तो आई थिंक इसराइली एंड अमेरिकन टारगेट्स आर बीइंग एंगेज। उससे पहले जो यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप था उसमें यूएस जनरल फोर्स को निशाना बनाया गया, जो काफी बुरी हालत में गया। दिस इज द फर्स्ट टाइम यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर वॉज होता है। तो ये आई थिंक दोनों तरफ, और ईरान में भी बड़ा नुकसान हुआ, ये नहीं है लाइक अभी एक रिपोर्ट थी कि 81,000 साइट्स हिट की गई हैं, सिविल और मिलिट्री, कमर्शियल बिल्डिंग भी हैं, हॉस्पिटल हैं, स्कूल हैं, मिलिट्री इंस्टॉलेशन है, तो 81,000 साइट वहाँ हिट हुई हैं। अभी अमेरिका शायद तैयारी कर रहा है बिकॉज यूएस मरीन मूव कर रहे हैं, और खबर है कि 82nd एयरबोर्न डिवीजन को भी शायद हुक्म मिल गया है
तो खर्ग आइलैंड पे हो सकता है कि एयरबॉर्न ऑपरेशन हो। इसके अलावा अभी जो लेटेस्ट है ट्रंप के अल्टीमेटम के बाद ऐसे लग रहा है कि अभी लड़ाई फैलेगी एंड सही। इट्स बिकम अ मिनी थर्ड वर्ल्ड वॉर, डिस्पाइट के इनकी कैलकुलेशन थी कि जल्दी ये कम कर जाएंगे। मेरे ख्याल में ये वॉर एक्सटेंड करेगी अनलेस के कोई सीरियस इंटरवेंशन करें जो ताकतवर ममालिक हैं, और उस पर डिस्कशन हो सकती है। एंड अनफॉर्चुनेटली अगर लड़ाई आगे फैलती है तो इसमें अभी वाटर का इंफ्रास्ट्रक्चर हिट होगा दोनों तरफ। बिल्कुल ऐसे ही है, डिसलिनेशन अगर प्लांट और वो लड़ाई लाइफ फैलती है तो लाइन है ईरान की नुकसानात भी। उसी उसी तरह के होंगे। वकार साहब हमारे साथ ही रहिएगा, हमसे डॉक्टर जमील अहमद साहब भी मौजूद हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं और यही वाला पॉइंट मैं आपकी तरफ लेके आऊंगी। डॉक्टर जमील साहब, ये कहिएगा कि अगर अमेरिका ईरान के बिजली घरों को निशाना बनाते तो क्या ये खुली जंग का आगाज नहीं हो जाएगा जिसकी लपेट में पूरा खित्ता आ जाएगा? जंग का आगाज तो तकरीबन खुली जंग में तब्दील हो ही गया है, तकरीबन पिछले 48 घंटों से। और इसमें जो कुछ पेचीदा सूरत हाल है, तो उस लिहाज से अगर हकाइक को देखा जाए तो ये तो मामला और आगे आग भड़कती नजर आ रही है। ये तबाही और बर्बादी मजीद नजर आ रही है। और इसराइल ने जो 4 दहाइयों से सोचा हुआ था, और जिसको मैं नहीं कह रहा, वहाँ के अपने उनके सेनेटर्स कह रहे हैं डेमोक्रेट्स के, कि ओबामा पे भी बड़ा प्रेशर था कि किसी तरह अमेरिका को शामिल करके और स्ट्राइक किया जाए ईरान पर। और इसी तरह उससे पहले वाले सदूर जो है उन पर भी प्रेशर था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप उस प्रेशर में आ गए। और हिलरी क्लिंटन ने 3 साल पहले ही उनके बारे में जो हकायक पेश किए थे और जो तजिया पेश किया था इलेक्शन कैंपेन के साथ, वो नेट पर मौजूद है, वीडियो है, जब उन्होंने ये बताया कि डोनाल्ड ट्रंप जो है ही हैज़ अ वेरी थिन स्किन, समबडी इज अंडर हिज वेरी थिन स्किन। तो वो उससे कोरिलेट कर रही हैं कि इजरायली लॉबी किस हद तक डोनाल्ड ट्रंप के पर हावी हो सकते हैं। और यही हकीकत है। 11 फरवरी को जब नेतन्याहू व्हाइट हाउस के पिछले दरवाजे से यानी बैक डोर से गए, सामने से नहीं आए, और उस वक्त उन्होंने जो वॉर प्लान बनाया, डोनाल्ड ट्रंप को बताया, मालूम ये होता है कि उसी तरीके से वो वॉर प्लान चल रहा है। और अब ये मजीद रुख जो है इसका मजीद संगीन होता जा रहा है। और वो किस तरह, वो इस तरह हो रहा है संगीन कि ये जो 48 घंटे का बता दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, ईरान तो इस मामले में उसके लिए तो एक अपनी बका की जंग है। और जो कौम और जो मुल्क अपनी बका की जंग लड़े, ये इल्म है, पूरी दुनिया को इल्म है कि जिस तबाही और बर्बादी से गुजर रहा है। पहले तो नेतन्याहू ने पहले ही कह दिया था हम तेहरान को गाजा बना देंगे, और वो तो वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त तकरीबन 3 मिलियन ईरानी जो हैं वो डिस्प्लेस हो चुके हैं। सिर्फ 1.5 मिलियन यानी 15 लाख के करीब तेहरान से वो कोशिश कर रहे हैं कि इन बिल्डिंगों से निकल के किसी खुली जगह पर आ जाएं ताकि उनकी जान बच सके। तो बहरहाल वो तो उसके लिए उस कौम को तैयार तो कर ही दिया गया है। देखिए कि कैसी कौम है कि 6000 साल पुरानी तहजीब, जो कि जिनके के खिलाड़ियों ने असाइलम अप्लाई किया था ऑस्ट्रेलिया में, और जब उन्होंने देखा कि ये तबाही और बर्बादी और ये बाहर के लोग उन पर अटैक कर रहे हैं, तो वो उस असाइलम को छोड़ के वापस वो आ गई ख्वातीन जो फुटबॉल टीम के थी, और उनका कह रही हम तो अपने मुल्क में रहेंगे, हमारे मुल्क पर हमला हो गया है। तो ये मैं बताने का मकसद ये है कि जो इख्तिलाफात थे दिसंबर में, जो बड़े बड़े मुजाहरे हुए, और जनवरी में वो मुजाहरे डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू तो पुकार रहे हैं ईरानियों को कि भाई हम फिनिश कर रहे हैं, हमने देखी इतनी तबाही। आप भी निकले बाहर। कल नेतन्याहू ने क्या बात की, कहा कि जी हम तो एयर जो स्ट्राइक कर रहे हैं वो हम बड़ी तेजी से और करेंगे बस, लेकिन ये एयर स्ट्राइक्स जो है या लेकिन जमील हवाई साहब, हमले जिस तरह जो से है, आपने पूरे का पूरा एक नक्शा खींचा है कि नेतन्याहू ने क्या अहकाम जारी किए हैं और आगे किस तरह से वो इस चीज़ को लेकर चलेंगे, और जिस तरह से आपने ये भी कहा है कि ईरान जो है वो भी इस वक्त अपनी बका की जंग लड़ा है और उसके लिए या तो डाई या फिर किल, यही 2 सूरतें बचती हैं। वकार साहब, ये जो सारा सिनेरियो अब बन जाएगा, जिस तरह से ईरान की जो स्ट्रेटेजी है या फिर इसराइल की हम स्ट्रेटेजी की बात करें, इसके बाद तो हम ऑलरेडी इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो भुगत रहे हैं। आने वाले वक्तों में इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होके, अगर ईरान ने आलमी तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर जवाबी हमले किए तो आलमी मंडी में तेल की कीमतें आपके ख्याल में किस हद तक बढ़ सकती हैं और इसका असर आलमी मईशत पर क्या आप पड़ता हुआ देख रहे हैं? आई थिंक इसमें 3 फैक्टर बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक तो डेफिनेटली जो ऑयल एंड गैस का फैक्टर है। अब भारत में देखें तो लाइनें लगी हुई हैं, आपको पता होगा कि गैस की इतनी शॉर्टेज है कि अभी वो ओपले जला रहे हैं, और उसके अलावा जो है 10-10 किलोमीटर लंबी लाइन है, और मूडीज अंडर लॉट ऑफ प्रेशर। अभी जो है आपको पता है कि 20% ग्लोबल एनर्जी फ्लो करती है,
स्टेट ऑफ हॉर्मस टेक्निकली ब्लॉक्ड है। दो ममालिक को आई थिंक इजाजत भी दे रहे हैं, और ये भी प्रेशर अभी यूरोप में भी सुना है कि ऑयल एंड गैस प्राइसेस बहुत ऊपर जा रही हैं। आज आई थिंक श्रीलंका ने अनाउंस किया है। तो इसका मतलब है कि प्रेशर बढ़ता जाएगा, बिकॉज इफ इट इज नाउ स्टार्ट टचिंग 120 डॉलर पर बैरल, तो इसका मतलब है कि चीजें आगे बढ़ेंगी। दूसरा आ जाता है जो एविएशन सेक्टर इम्पैक्ट हुआ है। आज कुवैत की भी कॉल थी कि बिल्कुल फ्लाइंग नहीं हो रही। जो मिडिल कॉरिडोर था, एक नॉर्थ कॉरिडोर जो पाकिस्तान के अंदर से गुजरता है, एक मिडिल कॉरिडोर और एक साउथ में, तो ये भी टोटली ब्लॉक है। बड़े बड़े एयरपोर्ट्स थे, जिसमें यूएई है, कतर है, सऊदी अरेबिया है, उसके अलावा फिर आपका कुवैत है, वो इफेक्ट हुआ। और ये बहुत बड़ी आप कह रहे हैं एविएशन की लाइफ लाइन थी फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया टू यूरोप और साउथ एशिया टू यूरोप, और भारत को इसका बहुत ज्यादा ऐसे नुकसान हो रहा है। तीसरा आ जाता है ओवरऑल कमर्शियल जो बिजनेसेस हैं, उसका डेफिनेटली इम्पैक्ट है, जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस है। और अभी जो है चूंकि ये आई वुड से इनिशियल फायरिंग शॉट्स हैं, तो अभी तो इसका इम्पैक्ट नजर आना है कि लॉन्ग टर्म इसके क्या इम्पैक्ट आएगा। लोग ऑलरेडी रिसेशन की बात कर रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी की बात हो रही है कि 2 to 3% जीडीपी नीचे आ जाएगी इस साल। इसी तरीके से यूरोप में आगे जो है बड़े मसले उसमें पैदा होंगे। तो ये तो आ गया इसका ओवरऑल इम्पैक्ट। मेरे ख्याल में अगर बीच में जो हमारी सजेशन भी रही है कि रशिया, चाइना, पाकिस्तान और तुर्किया, क्योंकि ये आई थिंक आप कह रहे हैं कॉमन लोग फ्रेंड्स कह सकते हैं, दोनों तरफ बात कर सकते हैं, या असर सूख है, ये मिल के अगर एफर्ट करें तो शायद इसका कोई हल निकले। अदरवाइज आई फोर्सी कि ये लड़ाई बढ़ेगी, खून खराबा और ज्यादा होगा। अभी अमेरिकन शायद प्लान करें खर्ग आइलैंड में एयरबॉर्न लैंडिंग की या इंटरवेंशन की फिजिकली, बिकॉज वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर काफी तबाह किया गया। और ये फिर एक और आई थिंक उसके अंदर एक खतरा पैदा हो जाएगा, बिकॉज इतनी बड़ी फौज जब मूव करती है, और ईरान भी उसकी जवाबी कार्रवाई कर सकता है। अभी तक गल्फ ऑफ एडन ब्लॉक में ही बाबल मंदब है जहाँ पे हूथीज बैठे हैं, और हो सकता है एक स्टेज पे अगर ईरान को प्रेशराइज करते तो वो वहां से अगर चोक करते तो समझ पूरा का पूरा निजाम जो है वो दरम बरम हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में इट्स अ सैड स्टोरी। अगर नेतन्याहू की जो लड़ाई है और इसराइल ने भी इसमें बहुत ज्यादा सफर किया, तो ही शुड बी आस्क्ड, ट्रम्प शुड बी आस्क्ड कि फिर आपने क्या कमाया। अभी एक जो सबसे ज्यादा खतरा है कि खुदा ना खास्ता ये जो है इसमें ड्रैग ना हो जाए बाकी अरब ममालिक जो अभी तक अवॉइड करते रहे हैं। अगर डायरेक्ट ड्रैग करते हैं तो आप समझ लें कि और यूरोप के भी 8 मुल्कों ने ऑलरेडी प्रॉमिस किया बिल्कुल है। ऐसे है वकार साहब, बात तो फिर बात वही आ जाती है ना कि जंगें किसी मसले का हल नहीं होती, मसाइल हमेशा टेबल टॉक से हल होते हैं, सिफारती सतह पर जाकर हल हो सकते हैं। तो जमील साहब मैं आपकी तरफ आऊंगी, व्हाट डू यू थिंक कि तेहरान के मशरकी और मगरबी इलाकों पर हमलों के बाद क्या अब सिफारती मेज पर वापसी का क्या कोई रास्ता बचा है, या अब कुछ नहीं हो सकता, बहुत देर हो गई, अब फैसला सिर्फ मैदान जंग में ही होगा? देखिए, दुनिया की जितनी भी जंगें आज तक हुई हैं उसका फाइनली तो चाहे वो जितने अरसे तक भी रही हो, फाइनली तो बहरहाल फैसला उसका डिप्लोमेटिकली होता है। देखना यह है कि यहाँ से लेके उस डिप्लोमेटिक स्टेज तक जाने में तबाही और बर्बादी क्या होगी। देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल है, हमारे ब्रदर मुल्क हैं सारे गल्फ कंट्री में, उनकी सूरत हाल भी कोई बड़ी अच्छी नहीं है, बड़ी ख़राब उनकी सूरत हाल चल रही है। वहाँ से लोग निकल के भाग रहे हैं। 1.5 लाख तो सिर्फ बरतानवी निजात लोग वो सऊदी अरब और यूएई और इन मुल्कों से भागे अपने मुल्क में पहुंचे, और मजीद बहुत सारे हैं। इसी तरह बाकी तमाम कौमों के। इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ से इन्वेस्टमेंट जारी है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो रहा है। जो हमारे इन ब्रदर मुल्कों ने पिछले 25-30 सालों में बनाया था वो तबाही बर्बादी, और उसका असर जाहिर है पाकिस्तान पर भी, लेकिन ईरान का भी उसके साथ साथ, जिस तरह मैं बता रहा था कि उसकी बका का जंग है। और जब डोनाल्ड ट्रंप ये थ्रेट देते हैं और तो उसका मतलब तो इस पे शक जाता है हमें कि जो इजराइल चाहता है कि ये मुसलमान ममालिक आपस में दस्तो गरेबा हों और एक दूसरे से लड़ते रहें ताकि उसकी ग्रेटर इजराइल का मामला मजीद सहल और आसान हो जाए। तो वो क्यों मैं कह रहा हूँ, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो वहाँ के खुद अपने सेनेटर्स बयान कर रहे हैं डेमोक्रेट के, वो यही बयान कर रहे हैं कि इजरायली लॉबी वो बहुत फाल है, जो पिछले 40 सालों से ये कोशिश कर रही थी। अब उनकी वो तमन्ना बारवर हो गई है और वो तमन्ना कारआमद हो रही है। उस लिहाज से जमील साहब, जिस तरह से आपने कहा कि मुसलमान ममालिक को आपस में लड़ाने की कोशिश की जा रही है, और ये कोशिश आज से नहीं बल्कि अगर हम तारीख में नज़र डालें तो तकरीबन 40 साल से ये कोशिश जो है वो इसी तरह जारी है। हम लोग बात कर रहे थे ईरान, इसराइल और अमेरिका जंग के हवाले से। इसराइल की जानिब से भी अब ये स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है कि मजीद हमले किए जाएंगे, और ईरान जो है वो भी पीछे हटने को तैयार नहीं है।